बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है ये। इसमें हमें कहा जा रहा है थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर ए के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स हैं एंड सी के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स हैं। वो कहता है ये ट्राइंगल तो है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल तो ये ABC बना रहे हैं, लेकिन शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी जिन तीन वर्टिसेस से ये ट्राइंगल बन रही है, ABC वर्टिसेस से ये ट्राइंगल बना रही है, तो ये जो ट्राइंगल है ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स, कोई भी ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो इट मीन उसका एक एंगल जरूर 90 डिग्री होता है। बट वेक्टर में हमने 90 डिग्री एंगल कैसे शो करना है, इसके लिए हम पहले तीन वेक्टर्स बनाएंगे। ये यहां पर तीन वेक्टर्स AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर बनाएंगे। फिर देखेंगे कि क्या कोई से दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए तो उन दो वेक्टर्स का आपस में या उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। फिर ये ट्राइंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और एक हमारा इसमें ये पार्ट प्रूव हो गया। इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट क्या है, आल्सो फाइंड अदर टू एंगल्स, यानी एक तो एंगल 90 बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से एक एंगल 90 मिल गया, बाकी दो कॉर्नर एंगल्स जो होंगे वो भी बताने हैं। अभी हम पहले तीन वेक्टर्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपको यूं वर्टिसेस दिए जाएं, वर्टिसेस यानी ये ABC के अंदर पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस या पॉइंट्स दिए जाएं और आपको वेक्टर बनाना हो, तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी A के अंदर कोऑर्डिनेट्स हो, B के अंदर कोऑर्डिनेट्स हो और आपको वेक्टर बनाना हो तो फिर ये फार्मूला, ये तरीका है। AB वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k। इसको कहते हैं वेक्टर मेड बाय या फॉर्म्ड बाय टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम उनसे यूं वेक्टर बनाते हैं। इसमें हमेशा याद रहे B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब देखें AB वेक्टर, तो B के कोऑर्डिनेट्स में से A को, X में से X को, Y में से Y को और Z में से Z कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो B के X में से A के X को 3 - 0 साथ I प्लस B के Y पॉइंट को इसके Y पॉइंट से माइनस करें, ये 1 माइनस माइनस और फिर ये माइनस, तो वो प्लस कर देगा, 1 + 1 2j बनेगा और ये 4 माइनस आगे फिर -2 तो वो +2 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये AB वेक्टर बन गया। हमें तीन वेक्टर बनाने हैं, AB वेक्टर, BC वेक्टर एंड AC वेक्टर। तो सिमिलरली आपने BC वेक्टर अब डायरेक्ट निकालना है, बार बार ये फार्मूला नहीं लिखना, लेकिन BC वेक्टर निकालते वक्त ये सेंस या ये ख्याल जरूर रखना है कि C के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना। और कैसे माइनस करना है, X में से X को माइनस करना है साथ I प्लस Y में से Y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है साथ J एंड Z में से Z कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और साथ K, C के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो ये भी देख लो, ये इस तरह से वेक्टर बन रहा है। तीसरा वेक्टर AC निकालना है, तो C के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, तो ये मेरे पास AC वेक्टर बन गया। ये टिक मैंने किया कि ये तीन वेक्टर हमें हासिल हो गए हैं, ट्राइंगल के अलोंग हमें तीन वेक्टर मिल गए हैं। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ मुझे B लिखना है 90 डिग्री पर, या यहाँ 90 डिग्री पे C लिखना है, या यहाँ 90 डिग्री जहां बन रहा है उधर A पॉइंट लिखना है। इसलिए इस ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी ABC कॉर्नर्स मैंने अभी नाम उनके मेंशन नहीं किए। बच्चों, ये तीन वेक्टर हमें मिल गए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीन वेक्टर में से कौन से ऐसे दो वेक्टर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिनका आपस में एंगल 90 है। वो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम पहले रफ में इन दो का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो उसी को नीट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हुआ रफ में, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट रफ में चेक करेंगे और फिर इन दो का डॉट प्रोडक्ट रफ में। यानी हमने हर पेयर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, लेकिन पहले हम रफ में देख लें
फिर उसी डॉट प्रोडक्ट को नीट में करेंगे। तो पहले रफ में डॉट प्रोडक्ट देखें बच्चों। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यूं लेते हैं, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई। तो रफ में कैलकुलेशन करें, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 12 माइनस 18। लो जी, यही 0 हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देखे ना, ये 0 बन रहा है कैलकुलेशन से। तो अब इसी डॉट प्रोडक्ट को नीट बना लो। सिंस ए बी डॉट बी सी, पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट ऐसे दो वेक्टर वैल्यू पुट की। अब आयत कोफिशिएंट आयत से, जेथ कोफिशिएंट जेथ से प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से। यानी ये तो रफ में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया था, लेकिन जिनका एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जब उसको नीट में लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा करके डिटेल में लिखना ताकि नंबर्स पूरे मिले। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें बन गया 0। सो आगे कंक्लूजन लिख रहे हैं, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, दीज आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, इट मीन इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री इज एट कॉर्नर सी। जो इनमें वर्टेक्स रिपीट हो रहा हो, जब दो साइडें परपेंडिकुलर हो या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो उनमें जो पॉइंट रिपीट हो रहा होता है 90 डिग्री दर हकीकत उस पॉइंट पर बन रहा है। इट मीन अब मैं आकर इस ट्रायंगल पे यहां 90 डिग्री पे बी लिखूंगा। बी पॉइंट या बी वर्टेक्स रिपीट हो रहा है इन दो वेक्टर्स में, 90 डिग्री बी पर बन गया। अब मेरी मर्जी है यहां मैं ए लिख लूं या यहां ए लिख लूं। मुझे एक्चुअल में 90 डिग्री वाले पॉइंट का कंफर्म करना था, बाकी दो की खैर है, इधर ए लिखें या इधर ए लिखें। यहां पे ए डाल लो या यहां पे, मर्जी है, इससे कोई असर या फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ए और यहां पे ये सी है। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसी पार्ट के अंदर दूसरी चीज ये भी निकालनी है। ये एक्सरसाइज बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस के आप देख सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन के दो दो पार्ट्स हैं, और कुछ एक एक पार्ट ऐसा भी है कि उस एक पार्ट के अंदर दो दो चीजें मांग रहा है। जैसे ये एक पार्ट अभी हमने कर रहे हैं 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और इस एक पार्ट के अंदर दो चीजें मांग रहा है, एक ये वाली चीज मांग रहा है और एक ये वाली। वो कहता है अब अदर कॉर्नर एंगल्स भी निकालें। एक एंगल तो हमने निकाल लिया बीटा एंगल, अदर कॉर्नर एंगल्स भी निकालने। तो यहाँ बीटा पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तो बी पर अगर 90 डिग्री है, इट मीन यहाँ पे बीटा एंगल होगा। तो बीटा तो हमें मिल गया, हमें यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉर्नर एंगल है वो निकालने हैं। यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल निकालने हैं। इन एंगल्स को निकालने के दो तरीके हैं, पहले ये देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल्स के अलोंग जो ये 3 वेक्टर बने थे ए बी बी सी और ए सी, इन वेक्टर्स की लेंथ निकाल लेते हैं। एक्चुअली मैं साइड्स की तरफ आ रहा हूं। जब भी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं तो साइड्स तो लेंथ्स होती हैं, दैट्स व्हाई वेक्टर्स की लेंथ बना रहा हूं। ए बी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड बनाई। किसी भी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस केथ कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड बनाई ये 7। बी सी वेक्टर की लेंथ अब डायरेक्ट लिख ली मैंने, ये देख लें 7। अब ए सी वेक्टर की लेंथ भी निकाल ली 98। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, जो जरा अच्छा स्टूडेंट होगा वो यहां पे ये सवाल कर सकता है कि सर रुक जाएं, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइडें इक्वल हैं, दो साइडें इक्वल हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। सर ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। बिल्कुल 100% सही। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में सर जब एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर दो एंगल, बाकी दो एंगल जो होंगे वो तो 45 होंगे। यही कंक्लूजन लिखकर मांड दो, लिख दो कि अदर 2 एंगल अल्फा एंड गैमा आर 45। लेकिन आप इसको इससे हट कर भी देखना चाहें तो आगे मजीद जाकर देख लें। अब मैंने तीनों लेंथ्स निकाल ली, फिर ट्राइंगल शो करें। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये लेंथ भी मिली हुई है, बीसी लेंथ थी 7, ये लेंथ भी मिल चुकी है और एसी लेंथ भी मिल चुकी है 98 अंडर रूट। मैंने वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बनाकर ट्राइंगल के अलोंग लेंथ्स ले ली है। साइड्स चूंकि होती हैं ट्राइंगल के अलोंग, तो साइड्स या वेक्टर्स, तो वेक्टर्स की लेंथ बनाकर साइड शो कर दिया, नो प्रॉब्लम।
साइड्स बना लिया, लेंथ्स वेक्टर्स की साइड्स बना लिया, लेंथ्स बना लिया, आगे नो प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अल्फा निकालना है तो tan अल्फा ले लो, क्योंकि इन दो साइड्स को यूज करना है, ये जरा आसान है, इन दो साइड्स को यूज करना है। तो एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है, बेस हमारा ये है 7, ये भी बेस परपेंडिकुलर है 7, तो टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 7/7 दैट इज 1, tan अल्फा 1 है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, अल्फा 45 डिग्री। अब आगे चलते हैं, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। तीसरा एंगल कैसे निकालना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो अल्फा और बीटा हमें मिल चुके हैं, गैमा निकालना है तो गैमा इस तरह से निकाल लें। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं इस एंगल को यहां से जो आगे तरीकाकार है एंगल को निकालने का दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको। यहां से अब आगे देखिएगा, आपको एक एंगल मिला हुआ है, अब आपने ए बी और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें। ए बी और बी सी वेक्टर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड बी सी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा, यानी अब हम इनके दरमियान एंगल थीटा लेट कर रहे हैं। तो तीन चीजें निकाल लें, ये थोड़ा निस्बतन लेंथ ही है उसकी निस्बतन, ये वाला मेथड। तीन चीजें अब आगे निकाल लें, इन दो का डॉट प्रोडक्ट, एक ये चीज, एक ये चीज और एक ये चीज, इसमें पुट करोगे कोसाइन थीटा से फिर थीटा निकाल लो, तो आपको बच्चों थीटा वही मिलना है, ये वाला एंगल 45 डिग्री। फिर आप तीसरा एंगल भी निकाल लें। तो एक तो ये तरीका है, बट ये वाला तरीका जरा जल्दी आपको क्लिक कर जाएगा, ये आसान भी है। स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने पार्ट किया है, ये वाला काम जो किया है, इसके भी दो तरीके हैं। यहां पे जब आपने वेक्टर 3 निकाल लिए, इन तीनों वेक्टर्स की निकाल लें लेंथ, यानी ये आप डॉट प्रोडक्ट 0 शो करके राइट एंगल ट्राइंगल की बजाय पाइथागोरस थ्योरम से कर लें। क्या मतलब? तीन वेक्टर्स मिल चुके हैं, इन तीनों वेक्टर्स की निकाल लें लेंथ्स, ये काम कर लें आप। तीन लेंथ्स मिल गई, तीन लेंथ्स किसी ट्राइंगल की, उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ट्राइंगल की कोई सी दो लेंथ का स्क्वायर तीसरी लेंथ के स्क्वायर के बराबर हो। ये देखो, ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये तीसरी लेंथ के स्क्वायर के बराबर है, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चेक कर लो, 49 प्लस 49 इज इक्वल टू 98। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच आपका हाइपोटेन्यूज है, और याद रख लें पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे वैलिड है। तो आप यहां पे आके कह सकते हैं हेंस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या मतलब? ए बी लेंथ का स्क्वायर प्लस बी सी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लेंथ का स्क्वायर। यहां से आगे आप ये कंक्लूजन निकालोगे, आगे कहोगे विच इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड, सो गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। और इधर भी जो पॉइंट रिपीट हो रहा है, वर्टेक्स जो रिपीट हो रहा है इन साइड्स में, वहां पे 90 डिग्री है। यानी आप डॉट प्रोडक्ट से राइट एंगल ट्राइंगल शो कर लो, या इन्हीं साइड्स या इन्हीं वेक्टर्स की लेंथ्स निकालकर, तीनों लेंथ्स निकालकर उस पे दो साइड्स का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो ऐसी ट्राइंगल जरूर राइट एंगल ट्राइंगल होती है, क्योंकि इस बात को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम वैलिड। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर उसकी वैलिडिटी लगती होती है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं ये चीज होगी हेंस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। फिर एंगल भी इन्हीं लेंथ से निकाल लें, यानी डॉट प्रोडक्ट से हटकर आपने ये इस तरह से ये कर लें, इस तरह से। तो आपकी मर्जी है, डॉट प्रोडक्ट से ट्राइंगल राइट एंगल शो कर लो या पाइथागोरस थ्योरम से कर लो। ये बात, यानी इस हिस्से के भी दो तरीके हैं, फिर इस हिस्से के भी दो तरीके हैं। ये वाला जो आपने एंगल निकाला है, इसके भी दो तरीके हैं। आप लेंथ से शो कर लो एंगल्स को, या डॉट प्रोडक्ट से एंगल को निकाल लो। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 है, अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लफ्ज एक्सिस है, ये
एक्सेस वर्ड का प्लूरल है। एक्सेस मीन सिंगल एक्सेस, एक्सेस मीन एक से ज्यादा एक्सेस। तो यहां पे लफ्ज एक्सेस जो यूज हो रहा है इसका मतलब मैंने आपको बताया। एंड आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, फाइंड द वेक्टर आर। स्टूडेंट्स इसमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि वेक्टर आर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है विद एक्सिस। पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन कर लूं। स्टूडेंट्स फिगर की क्वेश्चन के अंदर कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिगर बनाई है। फर्ज कर लो ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर ये ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर जो है ये तीनों एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब ये है कि तीनों एक्सेस के साथ उसका जो एंगल है वो इक्वल होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि इंक्लिनेशन विद द ऑल 3 एक्सेस इज सेम। इंक्लाइंड मीन इनफैक्ट झुकाव को कहते हैं। तो एंगल तीनों एक्सेस के साथ उसका बराबर का झुकाव है। दैट्स वाई तीनों एक्सेस के साथ जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। लेट ये ओपी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, ओपी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा है एंड ओपी का जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा है। तो ये तीनों एंगल्स फिर क्या होंगे? दे शुड बी इक्वल, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब या मकसद ही यही है। तो ये पहली बात मैंने यही लिखी है। तो यहां पे मैंने यही बात लिखी है, सपोज वेक्टर आर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गैमा with x axis, y axis, z axis, then we must have alpha is equal to beta is equal to gamma। स्टूडेंट्स ये मैं आपको दिखा भी देता हूं डायग्राम से। यहां तो इक्वली इंक्लाइंड नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं अभी जो है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से अभी ये आपको मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, फर्ज कर लो ये वाई एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये z एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये वाला जो आपकी तरफ एक्सिस है ये z एक्सिस है। लेट ये बच्चों ये वेक्टर OP है और वेक्टर OP जो है ये इक्वली इंक्लाइंड है। इट मीन इस वक्त देखें ये एंगल जो है और ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ये एंगल विद x एक्सिस, ये एंगल विद z एक्सिस और ये वाला एंगल विद y एक्सिस। ये एंगल विद x एक्सिस, ये एंगल विद y एक्सिस और ये वाला जो एंगल है ये विद z एक्सिस। तो इक्वल इंक्लाइंड में ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये तीनों एंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। ये इक्वली इंक्लाइंड है तो ये एंगल फिर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दैट्स वाई इन तीनों एंगल्स को क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो उसमें हमने इन तीनों एंगल्स को आपस में क्या करना है? इक्वल ले लेना है। ये पहली इंफॉर्मेशन का ये मतलब या मकसद है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि साथ उसने बोल दिया है वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। तो फाइंड द वेक्टर आर। इसके सॉल्यूशन की तरफ आए। इसमें जो 2 इंफॉर्मेशंस हैं उन्हीं 2 इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उनकी एप्लीकेशन या उन 2 इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए हम वेक्टर आर जो है वो फाइंड आउट करेंगे या वेक्टर आर बनाएंगे। सॉल्यूशन में पहले मैंने गिवन वैल्यू को लिखा है। इट इज गिवन दैट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, ये गिवन है। साथ आपकी मर्जी है डायग्राम बनाएं या ना बनाएं। लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर आर, जो हमने वेक्टर निकालना या बनाना है उसको मैंने आर वेक्टर को लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। स्टूडेंट्स जब भी हमें खुद वेक्टर बनाना होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें उसने हमें कहा हुआ है कि वेक्टर आर आप खुद बनाएं या निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने वेक्टर आर को ये शक्ल देनी है, ये फॉर्म देनी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और फिर जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसको क्वेश्चन के अंदर यूज करते हुए हमने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको निशानदेही करा देता हूं। आपको मैं ये बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनमें हमें इस तरह की फॉर्म वेक्टर की खुद बनानी है और आगे गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वापस इस वेक्टर के अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है एक्स की, वाई की और जेड की। तो ये क्वेश्चन आप बुक खोलकर चेक कर लें, नोट कर लें, बेशक निशान लगा लें कि ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स having same pattern or same method for solution
आए मैं वो क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का मैथमेटिक्स बुक 11 जो है उसका पेज 102 निकालें, जहां एक्सरसाइज 3.2 शुरू हो रही है। तो एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर इस जगह पे आप ये नोट के तौर पर एक बात लिखें जो अभी मैं बता रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है। ये आप बच्चों जरूर लिखो पेज 102 पर, इस जगह पे यहां पे लिखो, हेडिंग दो बच्चों नोट की, और नोट के अंदर लिखो द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स of exercise 3.2. The following questions of exercise 3.2 having same pattern in which where we have to find value of vector r. आगे r ये लिख लो, यानी r की वैल्यू जो है हमने इस तरह से बनानी है, और फिर हमने क्वेश्चन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ये आप जरूर लिखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने एक और बात करनी है जो बड़ी अहम है। उस बात को कनेक्ट कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं मैं अपनी इस बात से। तो ये आर की वैल्यू लिखकर नीचे लिखें द क्वेश्चन नंबर्स आर, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 आप देख लेना, जैसे ये क्वेश्चन 6 में मैं पार्ट 2 में यूं वेक्टर आर ले रहा हूं, जो मैं आगे क्वेश्चन बोलूंगा उनमें भी मैंने वेक्टर आर को ऐसे ही लेना है। मेरा तरीकेकार ये होता है कि तमाम क्वेश्चन जो सेम टाइप के होते हैं उसको एक ही पैटर्न पे करूं, ताकि बच्चे को करने में, क्वेश्चन में समझने में आसानी लगे। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, क्वेश्चन 7 पार्ट 2 एंड क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 3.2 के ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बच्चों मैं आर को यूं वैल्यू ले करके फिर गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस आर के अंदर हम ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर वही एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे आर वेक्टर में। यहीं पे ही लिखो आल्सो इन एक्सरसाइज 3.3, इसी नोट के साथ ही लिख लो। एक्सरसाइज 3.3 में भी इंशाल्लाह मैं जब वो कराऊंगा तो उसमें भी 2 सवाल इस तरह के हैं कि वहां हमें मेंशन है कि आप ये वेक्टर निकालें या बनाएं, तो उधर भी मैं इसी पैटर्न पे चलूंगा। जब भी हमें बच्चों वेक्टर खुद निकालना या बनाना है तो आप ये पैटर्न फॉलो करोगे। 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह का वेक्टर जब भी बनाना है तो ये पैटर्न फॉलो करोगे। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं? एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 5 पार्ट 2 एंड क्वेश्चन 6 पार्ट 1। देखो, ये मैं आपको जो बात लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन और उम्दा बात है, क्योंकि रट्टा नहीं लगाने देना मैंने आपको। बच्चों, मैथ में रट्टा नहीं लगेगा, रट्टा ना लगाएं। कितना रट्टा लगाएंगे, कितने प्रॉब्लम्स को आप रट्टा लगाएंगे? जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे बात नहीं बनेगी। तो बेटा, मैं आपको इसीलिए इकट्ठी चीजें बता रहा हूं, ये वाली जो, ताकि आपको क्वेश्चन वाइज कोई रट्टा ना लगाना पड़े। आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको इसके दूरस नताज मिलेंगे और बहुत अच्छे नताज मिलेंगे, ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा। अब हम क्वेश्चन का सलूशन बाकायदा शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें वेक्टर बनाना या निकालना है आर वेक्टर, तो लेट आर को हमने ये वैल्यू या ये नाम दे दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमें बच्चों एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर से निकालनी या बतानी है। क्वेश्चन के अंदर बेटा 2 इंफॉर्मेशंस हैं, एक इक्वली इंक्लाइंड वाली और एक ये आर मैग्नीट्यूड वाली। तो अगली इंफॉर्मेशन तो वही मैंने लिखी, सपोज वेक्टर आर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने बताया था कि ये कोई वेक्टर है ओपी, ये आर को, इसको नाम हमने दिया हुआ है। तो आर वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा बीटा गैमा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली बना रहे, ये तीनों एंगल इक्वल हैं। दैट्स वाई आगे मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गैमा ये आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर बच्चों से एकेडमी में और कॉलेज में ये सुना है कि सर चैप्टर 3 जो है वेक्टर्स वाला, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3, ये बहुत मुश्किल चैप्टर है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.2
एंड एक्सरसाइज 3.3 इनके क्वेश्चन सर हमें मिक्स हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि क्वेश्चन जो है ये 3.2 का है या 3.3 का है, क्योंकि बहुत सारे सवाल यूं सिंपल स्टेटमेंट के हैं, उनमें हमें डायरेक्ट कैसे पता चल सकता है या कैसे पता चलेगा कि ये इस सवाल को हमने 3.2 यानी डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से टैकल करना है या 3.3 जो कि इंशाल्लाह मैं अभी बाद में कराऊंगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की है, तो उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन को टैकल करना है या डॉट प्रोडक्ट से टैकल करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बेटा मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन बताऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको कंपैरिजन बताऊंगा। जब हम 3.3 पे पहुंचेंगे तो फिर मैं वापस आकर 3.2 के एंड 3.3 के इन क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस या कंपैरिजन बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं 3.2 के अंदर मैं साथ साथ बताता चलूं जाऊंगा कि ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये सवाल डॉट प्रोडक्ट से करना है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट हमें डॉट प्रोडक्ट अंदर मेंशन या गिवन है तो हमें फौरन पता चल रहा होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टेटमेंट वाले कि उसमें मैं आपको कंसेप्ट दूंगा और आपको तभी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये डॉट प्रोडक्ट से हो रहा है या क्रॉस प्रोडक्ट से हो रहा है। अभी मैं इस क्वेश्चन के अंदर वो डिस्कशन करूंगा ताकि आपको फर्क का पता चले। तो मैं उनको कहता हूं जब आप मेरे पास पढ़ोगे या मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको ये चैप्टर 3 मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। वजह क्या है बेटा, आप देखना मैं हर क्वेश्चन के अंदर बहुत उम्दा और बहुत बढ़िया कंसेप्ट दे रहा होता हूँ, वधिया कंसेप्ट दे रहा होता हूँ। तो अभी इधर भी मैंने जो कंसेप्ट देना है और जो बात मैंने बतानी है वो यूनिक बात है, इंशाल्लाह आप सुन लो। जो मैं यहाँ पे आपको फर्क या जो मैं यहाँ पे बात बोलूंगा बताऊंगा, आप खुद फैसला करना कि सर बलोच की बात किस तरह की है, कितना वजन रखती है। मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका कंसेप्ट दे रहा हूं। इंशाल्लाह ये बात अभी आप सुनेंगे तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि ये तो वाकई बहुत उम्दा और बहुत अच्छी बात सर बलोच ने की है। मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो कंसेप्ट अभी आपको देने लगा हूं, डिफरेंट बात है, जरा गौर से सुनना स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर एक तो ये 3 एंगल्स का जिक्र है। अब मैं वो बात भी करूंगा, वो भी साथ बात समझाऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का है या इसको कैसे टैकल, क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें बच्चों 3 एंगल्स का जिक्र है। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहा हो, 3 एंगल्स बना रहा हो, तो उन एंगल्स को तो डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। और डायरेक्शन एंगल्स के साथ 2 इंफॉर्मेशन या 2 रिजल्ट्स हमने पढ़े थे। क्या? उनके कोसाइंस का स्क्वायर लेकर सम लें तो रिजल्ट 1 है। एक ये चीज हमने पढ़ी थी और एक डायरेक्शन कोसाइंस के फार्मूले पढ़े थे। डायरेक्शन कोसाइंस के फार्मूले, डायरेक्शन कोसाइंस के ये 3 फार्मूले हैं, ये और ये कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गामा। अभी मैं इस पर आऊंगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हमने एक्स, वाई और जेड की वैल्यू इन 2 इंफॉर्मेशन, एक ये वाली इंफॉर्मेशन और एक ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने एक्स, वाई, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है? अल्फा, बीटा, गामा इक्वल हैं, तो उसके अंदर हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो ये देखें, कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। या तो सिंस लिख लें या वी नो दैट लिख लें। डायरेक्शन कोसाइंस, ये चूंकि एंगल डायरेक्शन एंगल्स हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस का इसमें हम रिलेशन लेकर आ रहे हैं, ये वाला रिलेशन यूज किया। अब चूंकि अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल बराबर हैं तो मैं बीटा की जगह भी अल्फा लिख रहा हूं और गामा की जगह भी अल्फा लिख रहा हूं। आपकी मर्जी है, यहां पे तीनों के साथ बीटा लिख लें, तीनों के साथ गामा लिख लें या इधर तीनों के साथ अल्फा लिख लें। मैंने फिलहाल तीनों को अल्फा बना लिया, बीटा और गामा की जगह भी अल्फा बना लिए। आगे ये रिजल्ट बना, आगे ये स्टेप बना, इनको अब ऐड कर लें, ये चीज ये बनेगी 3 कोसाइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इस 3 को उधर ले जाएं, हमें ये रिजल्ट बनेगा, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा। मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, दैट्स व्हाई अंडर रूट ले रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप कॉस अल्फा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन हैं, मैंने 2 रिजल्ट्स यूज करने हैं। एक इंफॉर्मेशन इक्वली इंक्लाइंड वाली थी,
उसके लिहाज से कॉस अल्फा बना लिया। अब इसी तरह से सिमिलरली आगे लिखेंगे कोसाइन बीटा एंड कोसाइन गैमा, तीनों के ये रिजल्ट्स बना लिए। अब दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि आर मैग्नीट्यूड 5 है, मुझे एक्स निकालना है। स्टूडेंट्स, एक्स को और आर मैग्नीट्यूड को कौन सी चीज कनेक्ट करती है, रिलेट करती है? डायरेक्शन कोसाइन रिलेट करते हैं। क्या मतलब? नेक्स्ट ये मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं, कोसाइन अल्फा, एक्स को और आर को कौन सी चीज रिलेट कर रही है? आर मैग्नीट्यूड को, एक्स को और आर मैग्नीट्यूड को कौन सी चीज रिलेट कर रही है? कोसाइन अल्फा। कोसाइन अल्फा, मुझे कोसाइन अल्फा मालूम है, कोसाइन अल्फा की वैल्यू पुट की, मुझे आर मैग्नीट्यूड मालूम है, आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की, मुझे एक्स मिल गया। मैंने एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है, तो एक्स मिल गया, ये एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब मुझे वाई और जेड निकालना है। वाई को और आर मैग्नीट्यूड को कोसाइन बीटा रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। कोसाइन बीटा वाई ओवर आर मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा भी मुझे मालूम है, आर मैग्नीट्यूड भी मालूम है, पुट की तो वाई की वैल्यू मिल गई। यहां से डायरेक्ट आगे आपकी मर्जी है, सिमिलरली लफ्ज लिखकर जेड लिख लो या जेड के लिहाज से भी फार्मूला लगा लो, तो आपको जेड भी मिल गया। अल्फा के लिहाज से कोसाइन अल्फा मिल गया, लेकिन अब दोबारा ये काम बीटा के लिहाज से नहीं करें, यानी यहां तीनों बार बीटा लिख लेना कोई नहीं जरूरत है, डायरेक्ट आप सिमिलरली लिखकर कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा निकाल लें। बच्चों, हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया, अब आपने एक्स वाई जेड को इस क्वेश्चन में पुट करना है, तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर आर जो है वो मिल चुका है। तो इसमें वो कंसेप्ट या वो बढ़िया बात कौन सी है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन के अंदर इक्वली इंक्लाइंड का चक्कर है, यानी वेक्टर तीनों एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। अब कोई वेक्टर अगर तीनों एक्सेस के साथ जब एंगल बना रहा हो, तो उन एंगल्स को क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल के हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, दो रिलेशंस हैं। कौन कौन सी? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूलाज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ये वाले फार्मूलाज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो इंफॉर्मेशन भी दो है, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन भी दो है, तो इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैंने एक्स वाई जेड निकाला। इक्वली इंक्लाइंड वाली इंफॉर्मेशन से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा मिलेगा, एंड आर मैग्नीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन से मुझे एक्स वाई और जेड मिल रहे हैं। आर मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन से एक्स वाई और जेड मिल रहे हैं, क्योंकि आर मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स को कैसे रिलेट करती है? आर मैग्नीट्यूड एक्स को और कोसाइन अल्फा को, फिर आर मैग्नीट्यूड वाई को और कोसाइन बीटा को, और फिर आर मैग्नीट्यूड जेड को और कोसाइन गैमा को। इनके कनेक्शन मैंने बनाए और ये मुझे एक्स वाई जेड मिल गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये देखा जाए तो इनफैक्ट ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और अक्सर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में। ये इनफैक्ट थ्योरम टाइप क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके रिजल्ट की तरफ आना है। चूंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन है ये है इक्वली इंक्लाइंड की, और इक्वली इंक्लाइंड तीनों एक्सिस के साथ है उसने बोला हुआ है। इट मीन इस क्वेश्चन में जो सोचा जाए तो ये बात डायरेक्शन एंगल्स की बात है, फिर वहां से अगली स्टोरी बन रही।